नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 17वीं वीडियो है। इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यानपूर्वक देखने पर आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने संबर की कथा पर चर्चा किया था और इसके बाद जो है आज अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित में हमारा विकल्प ए है। विकल्प ए महावग, तो महावग जो है गृहस्थ पुरुषों के लिए है, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है चुल्लवग, तो चुल्लवग जो है गृहस्थ स्त्रियों के लिए है, यह विकल्प बी हमारा सही है। और विकल्प सी है चुल्लवग प्रथम द्वितीय बौद्ध संगीत एवं भिक्षुणी संघ की स्थापना। तो चुल्लवग में प्रथम एवं द्वितीय बौद्ध संगीत का वर्णन है। साथ ही साथ भिक्षुणी संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, कैसे महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था, उस पर चर्चा की गई है। तो सभी विकल्प सही है, तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो हमारा महावग और चुल्लवग है, यह हमारे आपका जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो हमारा विनय पिटक है, विनय पिटक के कुल 4 भाग हैं, पातिमोक्ष, परिवार, सूत्र, विभंग और खंदक। तो हमारा जो खंदक है उसके 2 भाग हैं, महावग और चुल्लवग। महावग और चुल्लवग, तो महावग में मैंने आपको बताया गृहस्थ पुरुषों के लिए है, चुल्लवग गृहस्थ स्त्रियों के लिए है। और चुल्लवग में ही पहली और दूसरी बौद्ध संगीत की चर्चा है। साथ ही साथ किस प्रकार से भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी उस पर चर्चा की गई है। तो ये खंदक के भाग हैं जो कि विनय पिटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पिटक प्रश्नोत्तर रूप में है? तो प्रश्नोत्तर रूप में अभिधम्म पिटक है, जो हमारा तीसरा पिटक है। सूत्र पिटक, विनय पिटक के बाद तीसरा पिटक जिसको हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। तो अभिधम्म पिटक किस रूप में है? प्रश्नोत्तर के रूप में है। और इस पिटक में जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक के संकलन करता है। तो अभिधम्म पिटक के जो संकलन करता है वह मोगलपुत्र तिस्स है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मोगलपुत्र तिस्स का संबंध किस बौद्ध संगीत से? इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीत का जो है की अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध संगीत जो है किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था मोगलपुत्र तिस्स ने। और यह एक हीनयानी थे, हीनयान मत को मानने वाले थे। तो विकल्प सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस नाटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सर्वप्रथम किस पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम अभिधम्म पिटक में ही संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्ध का जीवन चरित्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र जो सबसे पहले निदान कथा में मिलता है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। किसमें मिलता है? निदान कथा में बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। विकल्प बी। अगला प्रश्न है, बुद्ध कोश के संबंध में सही कथन है। तो बुद्ध कोश एक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे, उनके संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है, बुद्ध घोष विशुद्ध मग्ग के लेखक थे। यह विकल्प हमारा सही है। विशुद्ध मग्ग की रचना किसने किया था? बुद्ध घोष ने किया था। विकल्प बी, बुद्ध घोष ने निदान कथा पर भाष्य लिखा। यह विकल्प भी हमारा सही है। बुद्ध घोष ने सबसे पहले जो है निदान कथा पर भाष्य लिखा था। निदान कथा जिसमें बुद्ध की जीवन गाथा की चर्चा की गई है। विकल्प सी है,
बुद्ध घोष श्रीलंका में रहते थे या 5वीं शताब्दी में त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा या टीकाएं लिखी। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो बुद्ध घोष थे उन्होंने 5वीं शताब्दी में त्रिपिटकों पर जो है टीकाएं। बुद्ध घोष जो अपनी टीकाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं और श्रीलंका में रहते थे और इन्होंने त्रिपिटकों पर अनेक टीकाएं लिखी हैं। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मिलिंद पनहो के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो मिलिंद पनहो हम सभी को मालूम है कि यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो कि पाली भाषा में है और इसमें नागसेन और मिनेंडर के बीच वार्तालाप, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर जो वार्तालाप हुआ है उसकी चर्चा की गई है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला विकल्प है यह पाली भाषा में है। तो मिलिंद पनहो की रचना जो है मिनेंडर ने किस भाषा में किया था? सॉरी, नागसेन ने मिलिंद पनहो की रचना जो है पाली भाषा में किया था। तो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प बी है, इसमें नागसेन एवं मिनेंडर के वार्तालाप हैं जो कि प्लेटो की वार्तालाप शैली में है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर जो बौद्ध भिक्षु नागसेन था और हिंद एवं शासक मिनांडर, इन दोनों के मध्य जो है संवाद हुआ था। तो उस संवाद को कहा जाता है कि यह जिस प्रकार से प्लेटो की वार्तालाप शैली है उसी प्रकार से इसमें वार्तालाप शैली, प्लेटो की वार्तालाप शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। यह प्रश्न जी परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है कि प्लेटो की वार्तालाप शैली में किस ग्रंथ की रचना की गई है। तो प्लेटो की वार्तालाप शैली में किसकी रचना की गई? मिलिंद पनहो की रचना की गई है जिसके लेखक बौद्ध भिक्षु नागसेन है। विकल्प सी है, इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो असत्य कथन का चुनाव करना, तो पहला विकल्प मिलिंद पनहो में कृषि कर्म की कुल 8 प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। मिलिंद पनहो में जो है आर्थिक जीवन का भी विवरण मिलता है, तो जिसमें बताया गया कि कृषि में कुल 8 प्रक्रियाएं होती हैं। कृषि में कुल 8 प्रक्रियाएं होती हैं। विकल्प बी है, मिलिंद पनहो में नंद मौर्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। जो मिलिंद पनहो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें नंदों और मौर्यों के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है, मिलिंद पनहो में नंदों के मंत्री भद्रसाल का उल्लेख मिलता है। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प डी है, नाहपान एकमात्र हिंद एवं शासक था जिसका उल्लेख भारतीय साहित्य में हुआ। यह विकल्प गलत है। नाहपान नहीं बल्कि जो है आपका कौन था? मिनेंडर एकमात्र हिंद एवं शासक था, इंडो ग्रीक शासक था जिसका उल्लेख भारतीय साहित्य में हुआ है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्रीलंकन क्रॉनिकल्स के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंकन क्रॉनिकल के नाम से दीप वंश और महावंश को जाना जाता है। विकल्प ए एवं बी दोनों, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। जिस प्रकार से भारतीय साहित्य में पुराणों का विवरण मिलता है, पुराणों की चर्चा होती है, उसी प्रकार से बौद्ध साहित्य में जो है वंश साहित्य की चर्चा होती है जिसमें दीप वंश और महावंश काफी महत्वपूर्ण है। दीप वंश की रचना जो 4वीं शताब्दी में हुई और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी में हुई है। दोनों श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ, इसलिए इनको श्रीलंकन क्रॉनिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ गाइडेंस के नाम से जाना जाता है। तो द बुक ऑफ गाइडेंस के नाम से जो नेतिगंध को जाना जाता है, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नेतिगंध में जो है महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, पाली भाषा में जो उपदेश दिया था उसको आधार बनाकर नेतिगंध की रचना। इसको नेत्य प्रकरण के भी नाम से जानते हैं। नेत्य प्रकरण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है?
तो बौद्ध ग्रंथ केवल पाली भाषा में ही नहीं रचे गए हैं, नहीं लिखे गए हैं, बल्कि जो है उनको संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। और आपके जो चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान जो है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान संस्कृत भाषा में ही ग्रंथों की रचना हुई है। तो इसमें हमें देखना कौन से बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में। पहला है आपका है अशोकावदान, तो अशोकावदान संस्कृत भाषा में है। विकल्प बी है दिव्यावदान, दिव्यावदान भी संस्कृत भाषा में है। विकल्प सी है महावस्तु, महावस्तु भी संस्कृत भाषा में। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में, इसमें कुछ और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। तो पहला अवदान शतक, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है ललित विस्तार, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है वैपुल्य सूत्र, यह विकल्प भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। वैपुल्य सूत्र, सूत्र के आधार पर कुछ लोग इसे जैन एग्जाम में जैन साहित्य मान लेते हैं, लेकिन यह जैन नहीं बल्कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यूजीसी नेट सहित कई परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया कि वैपुल्य सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो वैपुल्य सूत्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। और आपका जो ललित विस्तार है वह वैपुल्य सूत्र को आधार बनाकर ही लिखा गया। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य से प्रभावित रचना है। द लाइट ऑफ एशिया एक रचना है, तो पूछा जाता है किस बौद्ध साहित्य से प्रभावित है। तो द लाइट ऑफ एशिया अर्नाल्ड एडविन की रचना है, वह ललित विस्तार से ही संबंधित है। तो हमारा इसका जो आंसर है उपर्युक्त सभी विकल्प डी सही आंसर। अगला प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि भारत विजय के पश्चात कनिष्क ने मध्य एशिया में खोतान पर विजय प्राप्त की। तो मध्य एशिया में खोतान पर कनिष्क जो कि कुषाणों का प्रमुख शासक था, जिसके समय में शक संवत की स्थापना हुई थी, मध्य एशिया में जो उसने विजय किया था खोतान पर, उसका उल्लेख जो है कल्पना मंड टीका नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और कल्पना मंड टीका बताया जाता है अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष की रचना। कुछ विद्वान जो है इसको कुमार लात या कुमार लब्ध की भी रचना मानते हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर। पहला अगला प्रश्न है विभाषा शास्त्र के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है कि यह त्रिपिटकों पर प्रामाणिक भाष्य है जिसे चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान वसुमित्र ने तैयार किया था। तो यह विकल्प हमारा सही, विकल्प ये सही है कि जो विभाषा शास्त्र है वह त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य माना जाता है और चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान वसुमित्र ने तैयार किया था। मित्रों, आपसे यहाँ पे एक हमारा प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किस कुषाण शासक के शासनकाल में हुआ था और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। विकल्प बी इसे बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। किसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश? विभाषा शास्त्र की, जिसकी रचना वसुमित्र के द्वारा की गई थी। तो विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी कहा जाता है। विकल्प सी इसे बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है। इसको बौद्ध धर्म की विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म की बाइबिल भी कहा जाता है। उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का मिल्टन, गेटे, वॉल्टेयर एवं संस्कृत भाषा का पहला कवि कहा जाता है। तो भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का गेटे अश्वघोष, भारत का वॉल्टेयर अश्वघोष, संस्कृत भाषा का पहला कवि अश्वघोष। तो कौन इसका आंसर क्या होगा? अश्वघोष। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी और अश्वघोष ने जो है उसकी उपाध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है अश्वघोष के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है इसमें एक कनिष्क के राजकवि, गुरु और महान दार्शनिक थे। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है पाटलिपुत्र में उन्हें महापंडित एवं महावादीन की उपाधि मिली थी। यह विकल्प भी सही है। विकल्प सी है इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह विकल्प भी हमारा सही। विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। आपके जो कनिष्क के राजगुरु थे अश्वघोष, यह भी प्रश्न पूछा जाता है।
और महान दार्शनिक थे। इनको जो पाटलिपुत्र में महापंडित एवं महावादिन की उपाधि मिली थी। यह भी प्रश्न जो है यूजीसी सहित सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इनका जन्म जो पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका संबंध पूछा जाएगा कहाँ से, पाटलिपुत्र में है, एक ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ उपनिषदीय कोटि का ग्रंथ माना जाता है? तो उपनिषदीय कोटि का ग्रंथ जो है वज्र सूची को माना जाता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। वज्र सूची जो है किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। और इस ग्रंथ में जो है जात प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। ठीक है, और इसीलिए इसको जो है उपनिषदीय कोटि का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। पहला विकल्प है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। और इसमें कुल 28 सर्ग है, अध्याय है। तो यह विकल्प सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि मतलब इसमें इन ग्रंथों में कितने सर्ग हैं। विकल्प बी है सौंदरानंद। तो सौंदरानंद भी अश्वघोष की रचना है और इसमें भी कुल 18 सर्ग हैं। विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प से सारपुत्र प्रकरण। तो सारपुत्र प्रकरण भी अश्वघोष की रचना है और इसमें कुल 9 सर्ग हैं। तो विकल्प ए बी सी सब उपर्युक्त सभी हमारा विकल्प डी सही आंसर होगा। आपका जो सारपुत्र क्या है? प्रकरण एक नाटक है। और सारपुत्र और एक बौद्ध भिक्षु सारपुत्र और महामौत कल्याण, तो उनके धर्म परिवर्तन की इसमें कहानी है। सौंदरानंद में जो है बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उसकी पत्नी सुंदरी की कथा मिलती है। और बुद्ध चरित्र में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे लंबा उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे लंबा उपदेश कहाँ दिया था? नालंदा में दिया था। कहा जाता था 3 पहर का उपदेश था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प इसके लेखक हरिभद्र सूर्य है। विकल्प हमारा सही है। ललित विस्तार की रचना किसने किया? हरिभद्र सूर्य ने किया। विकल्प भी है यह महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। तो संस्कृत भाषा में रचित जितने ग्रंथ हैं लगभग सभी जो है महायान शाखा से संबंधित हैं। विकल्प सी है, इसमें 64 लिपियों का वर्णन मिलता है। तो ललित विस्तार में कुल 64 प्राचीन लिपियों का विवरण मिलता है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध विद्वान नागार्जुन के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला है विकल्प ए, माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे। तो बौद्ध विद्वान जो नागार्जुन जो है इन्होंने माध्यमिकवाद सिद्धांत का, बौद्ध धर्म में माध्यमिकवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, इन्होंने अपनी रचना प्रज्ञा पारमिता सूत्र में शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। यह भी प्रश्न आता है, शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने। सापेक्षवाद नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। तो विकल्प सी भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जगह पेट अभिलेख किस बौद्ध दार्शनिक से संबंधित है? या जगह पेट अभिलेख में किस बौद्ध दार्शनिक के विषय में सूचना प्राप्त होती है? तो यह भी नागार्जुन है। विकल्प भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। तो बौद्ध धर्म की गीता किसको कहा जाता है? धम्म पद को। धम्म पद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। और धम्म पद किससे संबंधित है? धम्म पद जो है सूत पिटक के खुद्दक निकाय से संबंधित है। सूत पिटक के खुद्दक निकाय से संबंधित है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन है? तो स्वर्गीय सुखों का वर्णन किसमें मिलता है? विमानवत्व नामक ग्रंथ में मिलता है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और विमानवत्व का संबंध सूत पिटक के खुद्दक निकाय से ही संबंधित है या संबंध है इसका। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और विमानवत्व एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो अशोक के जो दिव्य नाटकों का स्रोत माना जाता है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत प्रश्न पूछा जाता है तो विमानवत्व है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ आज मंजूश्री मूलकब के संबंध में सही विकल्प है। तो पहला विकल्प है इसमें, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित इस ग्रंथ की रचना 9वीं शताब्दी में हुई थी। यह विकल्प हमारा
सही है। विकल्प बी है सर्वप्रथम 1925 में गणपत शास्त्री ने इसे प्रकाशित करा, यह विकल्प बी हमारा सही। विकल्प सी है इसकी रचना, इसकी प्रति राहुल संस्कृतायन तिब्बत से लाए, यह विकल्प बी हमारा सही। काफी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आगम संबंधित है, आगम, तो आगम का संबंध जैन धर्म से है, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में है, तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है आगम साहित्य लिपिबद्ध हुआ, तो आगम साहित्य जो है द्वितीय जैन संगीत के दौरान लिपिबद्ध हुआ था, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन 513 ईस्वी में हुआ था, 513 में गुजरात के काठियावाड़ जिले के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है सही कथन का चुनाव कीजिए, तो पहला विकल्प है इसमें जैन साहित्य में पुब्बों की प्रारंभिक संख्या 14 है, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगीत में पुब्बों की संख्या घटाकर 12 कर दी गई, यह विकल्प बी हमारा सही है। विकल्प सी है पुब्बों के रचनाकार महावीर स्वामी के शिष्य गौतम को माना जाता है, यह विकल्प बी हमारा सही है। ये पुब्बों का मतलब यहाँ पे है यही अर्धमागधी भाषा में रचित प्राचीनतम जैन साहित्य। नेक्स्ट है जैन पुराण के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए, तो पहला विकल्प इन्हें चरित्र पुराणों को जैन साहित्य में चरित्र के नाम से जाना जाता है, विकल्प हमारा सही। विकल्प बी है ये प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में, विकल्प बी हमारा सही है। विकल्प सी है प्रमुख जैन पुराण पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, कालिका पुराण है, यह विकल्प भी हमारा सही है, तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण संबंधित है, तो त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण संबंधित है जैन धर्म से, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण के रचनाकार हैं, तो त्रिषष्ठी लक्षणा महापुराण के रचनाकार जो है जिनसेन और गुणभद्र है, विकल्प हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आदि पुराण के लेखक हैं, तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन एवं गुणभद्र को ही माना जाता है, विकल्प हमारा सही आंसर है। तो मित्रों इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अपने सुझावों से भी है चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।